आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, एक उपभोक्ता, अगर परिभाषा बताऊँ मैं आपको, उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की छोड़ने की जो इकाइयाँ होती है, दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा हो उसको त्याग करना पड़ता है। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यूटिलिटी के मेरे जितने भी पीछे के वीडियो हैं आप उनको देखो, पढ़ो, उनको समझो, उनसे वहाँ से कि एक उपभोक्ता अगर किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उपभोक्ता की आय सीमित होती है। तो सीमित आय के कारण एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उसे दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना होता है। अब वो जो त्याग करता है, वो त्याग करने की जो दर होती है वो दर ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। ठीक है ना? ये कि भाई एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की वो जितनी इकाइयों को छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है, तो त्यागने की जो दर है वो दर ही प्रतिस्थापन, यानी कि इस वस्तु को प्रतिस्थापित कर रहा है वो किसके स्थान पर? इसके स्थान पर। तो इसके स्थान पर प्रतिस्थापित करने की जो दर है वो दर ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। अब मैं आपको इसको उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ। जैसे एक उपभोक्ता है और वो X वस्तु और Y वस्तु, दो वस्तुओं का उपभोग करता है। इधर हम निकाल लेते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर या MRS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें फर्स्ट संयोग, जैसे एक इकाई तो वो लेता है X वस्तु की और 25 यूनिट लेता है वो उसकी Y वस्तु की। ये मैंने आपको लास्ट जो पीछे का जो मेरा वीडियो है तटस्थ वक्र वाला, वहीं से वही एग्जाम्पल है। आप पीछे वाला वीडियो देख लो, उसके बाद में इसको देख लो, सेम है। और कोई भी आप आंकड़े ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सेकंड संयोग, अब देखो X वस्तु की अगर वो अतिरिक्त इकाई प्राप्त करता है, मान लेते हैं उपभोक्ता की आय कितनी है? 100 रुपये है। यहाँ हालांकि आय का महत्व नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आय का महत्व इतना ही है कि वो इनकी जो इकाइयाँ लेता है वो आय सीमा से बाहर तो ले नहीं सकता। तो सेकंड संयोग, जैसे एक से दूसरी इकाई इसकी लेना चाहता है, तो दूसरी इकाई इसकी लेना चाहता है तो इसे Y वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपये में उसकी एक तो ये आ रही है, 25 ये आ रही है। अब इसको दूसरी वस्तु इसकी खरीदने के लिए इसमें से कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं वो 5 इकाइयों को छोड़ रहा है। जैसे मैंने पिछले में सेब और केले का उदाहरण दिया, यहाँ पे मैंने सेब लिखा है और यहाँ पे मैंने केला लिखा है, तो वो देख लेना। तो 20, 25 से 20 कुछ इकाइयाँ छोड़ रहे हैं। इसकी वो तीसरी कितनी इकाइयाँ छोड़ रहा है वो भी लिख लेते हैं। एक इकाई के बदले में वो कितनी इकाइयाँ छोड़ रहा है? 5 इकाइयाँ। ठीक है, 5 इकाइयाँ छोड़ रहा है किसकी? Y की। किसके लिए? एक इकाई X के लिए। X की एक अतिरिक्त, या यूँ कह दो, ये मान लेते हैं सेब एक सेब और प्राप्त करने के लिए वो 5 केले का त्याग कर रहा है। ठीक है ना? तो एक के सेब के लिए वो 5 किलो का त्याग कर रहा है। ये ही क्या है? MRS XY। XY क्या है? X की अतिरिक्त इकाई के लिए Y का त्याग किया जाना ही MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ओके, इसी तरह से वो और सेब लेना चाह रहा है, X वस्तु की और अतिरिक्त इकाई बढ़ाना चाह रहा है, तो तीसरी इकाई प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है? क्या करेगा? छोड़ेगा कुछ इकाइयाँ। तो जैसे मान लेते हैं 3 इकाइयाँ छोड़ रहा है, तो कितनी छोड़ रहा है? 3Y अनुपात किसके लिए? 1 X के लिए। तो X की और अधिक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वो Y की कितनी इकाइयाँ छोड़ रहा है? 3 इकाइयाँ छोड़ रहा है। फोर्थ संयोग,
फोर्थ में देख लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं अब 1 इकाई छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा बताऊंगी मैं भी। तो 1 y, ठीक है ना, कितनी 18 से 17, 1 इकाई छोड़ रहा है अब किसके लिए, 1 x के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गई 1:1, क्या MRS XY। अब देखो इसमें कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, घटती हुई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, घटती हुई। क्यों, क्योंकि मेरे पीछे वाले वीडियो अगर आप देखोगे तो मेरे क्यों बताए बगैर ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि इस वस्तु की अतिरिक्त इकाई जैसे जैसे वो बढ़ाता है या अतिरिक्त इकाई जैसे जैसे वो प्राप्त करने लग जाता है तो अधिक इकाइयाँ जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटने लग जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में मैंने बताया था कि किसी वस्तु की लगातार वो इकाइयाँ बढ़ाता जाता है उपभोक्ता, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने लग जाती है, उसका ह्रास होने लग जाता है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ये मैंने आपको बता दिया है, मेरी वीडियो जाके देख लेना। तो जैसे जैसे वो इसकी अतिरिक्त इकाइयाँ प्राप्त करने लग जाता है वैसे वैसे इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम होती है, और इन इकाइयों को वो जैसे जैसे छोड़ने लग जाता है वैसे वैसे इसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। इसलिए इसकी छोड़ने की जो गति होती है वो कम हो जाती है। पहले इसने 5 इकाइयाँ छोड़ दी थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी सीमांत उपयोगिता कम है और इसकी सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है। फिर दूसरी इकाई पर इसने क्या, दूसरी इकाई प्राप्त करने के लिए इसने 5 इकाइयों का त्याग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है ना इसकी। फिर इसने तीसरी इकाई प्राप्त करने के लिए इसने देखो 3 इकाइयों का त्याग किया है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये वस्तु उसके पास कम होती है ना, केले पहले 25 थे अब 20 हो गए, अब 18 हो गए, तो वो अच्छे लगने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। सेब 1 थी तो उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत ज़्यादा थी, फिर दूसरी हो गई तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम, तीसरी हो गई उससे और कम हो गई, चौथी हो गई और कम हो गई, 5 हो जाएगी तो और कम हो जाएगी, छठी हो जाएगी तो सीमांत उपयोगिता हो सकता है 0 भी हो जाएगी। फिर भी वो बढ़ाता रहता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो जाएगी। ये उस नियम में है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में, देख लेना वो वीडियो। तो यहाँ पर इसकी त्यागने की गति क्या हो जाती है, त्यागने की गति धीमी हो जाती है, घटती हुई हो जाती है। पहले वो 5 इकाइयाँ छोड़ रहा है, फिर वो 3 इकाइयाँ छोड़ रहा है, यहाँ पर तो वो 1 इकाई ही छोड़ रहा है। तो घटती हुई प्रतिस्थापन, सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो घटती हुई होती है। क्यों होती है, सीमांत उपयोगिता के कारण या मार्जिनल यूटिलिटी अब दिखेगा, मार्जिनल यूटिलिटी के कारण, ठीक है। घटते हुए इस प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, और इस घटती हुई प्रतिस्थापन की दर के कारण ही तटस्थ वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है, ठीक है। जैसे ये OX, ये OY, ग्राफ पे बता देती हूँ मैं आप लोगों को। Y इधर ले लेते हैं, Y वस्तु पैमाना ले लेते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। यहाँ इधर 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 4 तक ही बताया अभी। तो इसकी 1 इकाई ले रहा है तो इसके पास कितनी है, 25 इकाइयाँ। इसकी दूसरी इकाई लेने के लिए इसकी 1 इकाई, देखो इसकी 1 इकाई ले रहा है तो दूसरी Y वस्तु की कितनी ले रहा है, 25 इकाइयाँ। तो इसकी तो 1 और इसकी 25, यहाँ सामने कल वाला ही सेम। इसकी दूसरी इकाई तो इसकी 20 इकाई छोड़ के नीचे आ जाएगा, ये 20 और इसकी 2 के सामने। इसकी तीसरी इकाई, इसके 18 कम छोड़ेगा इन दोनों के बीच में ये, और इसकी चौथी इकाई और इसकी 17, इसके बिल्कुल थोड़ा सा पास में और चौथी पे ये। तटस्थ वक्रों का ढाल ऋणात्मक इसी कारण से होता है। ढाल का मतलब ये वाला ढाल, बाएं, इधर बाईं साइड, इधर राइट यानी कि दाईं साइड, तो बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, ठीक है ना। बाएं से दाएं गिरता हुआ इसी वजह से होता है तटस्थ वक्रों का ढाल। किसी वजह से ये देखो MRS XY के कारण। ये जैसे मान लेते हैं A बिंदु, ये B बिंदु,
ये सी बिंदु और ये डी बिंदु। ए से बी बिंदु बनाने के लिए कितनी इकाइयाँ छोड़ रहा है? 5। ये सेम भाई इससे इस बिंदु बनाने के लिए कितनी इकाई छोड़ रहा है? 5। तो 5y अनुपात 1 x। फिर बी से सी बनाने के लिए 3 इकाइयाँ छोड़ रहा है, तो 3y अनुपात 1 x। और इसके लिए कितनी इकाई छोड़ रहा है? 1। तो 1y अनुपात 1 x। ये है समान प्रतिस्थापन की दर MRS XY। ओके।